हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने प्राचीन काल में झारखंड को देखा और उसी के साथ में एमसीक्यू को देखा। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड को पूरा थ्योरी के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों, जो पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, आगे के क्लास को समझने के लिए दोस्तों पहले पीछे के क्लास को देख ले। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं मध्यकाल में झारखंड। दोस्तों, मध्यकाल में झारखंड को समझने से पहले सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मध्यकाल कब से कब तक कहा गया। दोस्तों, 647 से लेकर 1526 तक मध्यकाल झारखंड का मध्यकाल माना गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का मृत्यु से लेकर और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक दोस्तों झारखंड में मध्यकाल को माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों, तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों पूर्व मध्यकालीन और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकालीन को देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन उतने नहीं दिया गया है दोस्तों, उतना अवशेष नहीं है जितना हमको इम्पोर्टेंट मिलता है उत्तर मध्यकालीन में। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन में दोस्तों कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा हम लोग थ्योरी में नहीं जाएंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में बस उसी को हम लोग देखेंगे। और उत्तर मध्यकाल में दोस्तों बहुत डीप जाता है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्यकाल में झारखंड कब से कब तक है? हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर लोधी वंश दोस्तों अंतिम शासक होता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों मारा जाता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत में युद्ध होती है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से उसे जाना गया है। वहीं से दोस्तों शुरू होता है मध्यकाल। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहले देखेंगे पूर्व मध्यकाल को। दोस्तों, यहाँ क्या बताया गया है कि हर्षवर्धन के मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच में पूर्व मध्यकाल कहा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से मंदिर, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये सब चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। चलिए दोस्तों, महामाया मंदिर। दोस्तों, महामाया मंदिर कहाँ पर है? जल्दी कमेंट आप लोग कीजिए, महामाया मंदिर कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। दोस्तों, हापामुनी गाँव, यह मंदिर हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर इसी काल का बना प्रमाण मिलता है दोस्तों। मतलब दोस्तों पूर्व मध्यकाल का प्रमाण मिलता है दोस्तों महामाया मंदिर। इसी का दूसरा नाम दोस्तों हापामुनी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हापामुनी गांव में स्थित होने के कारण हापामुनी मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ दोस्तों? यह मंदिर कहाँ दोस्तों बताइए? यह मंदिर दोस्तों गुमला में है। कहाँ दोस्तों? गुमला में। ठीक है, गुमला जिले में दोस्तों। अब आप लोग कमेंट यह कीजिए दोस्तों गुमला जिले का स्थापना कब हुआ है सो। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं इस मंदिर का निर्माण दोस्तों। ठीक है, इस मंदिर यानी महामाया मंदिर का निर्माण या हापामुनी मंदिर का निर्माण दोस्तों गजघंट राय के द्वारा कराया गया था दोस्तों। यह कब कराया गया दोस्तों? यह कराया गया था 908 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 908 ईस्वी में महामाया मंदिर या हापामुनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह दोस्तों पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है दोस्तों गुमला जिले का स्थापना हम कब बताइए? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे दोस्तों गुमला जिले का स्थापना कब हुआ है बताइए? यह गुमला जिले का स्थापना हुआ दोस्तों 1983 में। ठीक है, गुमला और लोहरदगा जिले का निर्माण 1983 में हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस काल में देखिए दोस्तों इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा दोस्तों? सियानाथ के द्वारा। ठीक है, सियानाथ के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों यह क्वेश्चन उठेगा कि हापामुनी मंदिर में या महामाया मंदिर में दोस्तों कौन से मूर्ति यानी किस मूर्ति का प्रतिमा स्थापित है दोस्तों? तो विष्णु का प्रतिमा। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित दोस्तों? तो सियानाथ देव के द्वारा स्थापित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस मंदिर में प्रथम पुरोहित मतलब दोस्तों जो पंडित वगैरह होते हैं गांव घर में पूजा वगैरह कराते हैं, वही दोस्तों पुरोहित उसी को बोला गया है, पंडित को ही बोला गया है। इसका नाम क्या था दोस्तों? हरिनाथ नामक मराठा एक ब्राह्मण थे दोस्तों, जो उस मंदिर पर कार्यरत थे, पूजा पाठ वगैरह कराते थे। कौन दोस्तों? हरिनाथ नामक ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों,
यह किस जाति के थे दोस्तों? मराठा जाति के थे। ठीक है, याद रखिएगा। जो गजघंट राय का धार्मिक गुरु था दोस्तों, यह भी किस सवाल उठेगा दोस्तों कि गजघंट राय किसका धार्मिक गुरु था दोस्तों? गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था दोस्तों? तो हरिनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है? इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है, यानी पूर्व मध्यकाल में कौन सा मंदिर? टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ है दोस्तों। इस मंदिर में परशुराम, भगवान परशुराम का एक फारसा गढ़ा हुआ है दोस्तों। यह मंदिर गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिए, गुमला जिले में स्थित है। कब का? पूर्व मध्यकालीन में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर दोस्तों? यह कमेंट कीजिए आप लोग, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है। और यह भी कमेंट कीजिए कि महामाया मंदिर कहाँ पर है और किसके द्वारा स्थापना किया गया और कब किया गया। ठीक है दोस्तों, यह कमेंट आप लोग कीजिए ताकि आप लोग याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर में अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब छिन्नमस्तिका मंदिर माँ काली का दोस्तों। ठीक है, माँ काली का मंदिर दोस्तों, वहाँ पर मूर्ति है जिसमें माँ काली का सर धड़ से अलग दोस्तों, सर धड़ से अलग वहाँ पर मूर्ति स्थापित है दोस्तों। ठीक है, सर धड़ से अलग मूर्ति स्थापित दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ पर दोस्तों? यह मंदिर रामगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ में है। यह पूर्व मध्यकाल से संबंधित दोस्तों। कितने भुजी दोस्तों? अष्टभुजी है, याद रखिएगा। अष्टभुजी कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है? रामगढ़ जिला में है। हम दोस्तों थोड़ा देर पहले किस सवाल आपसे पूछे कि महामाया मंदिर कहाँ पर दोस्तों? तो गुमला जिले में है। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? गजघंट राय द्वारा। ठीक है, गजघंट राय द्वारा। कब बनाया गया दोस्तों? 908 ईस्वी में। 908 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। छिन्नमस्तिका बोध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है दोस्तों। यह मंदिर हिंदू धर्म का ही है, बस यही बताया गया दोस्तों। ठीक है, जो ब्रज योगिनी से ही ये होता है दोस्तों। जब हम लोग बौद्ध धर्म देखे थे तो उसमें बताया गया था कि जो रामगढ़ में दामोदर नदी और कसाई नदी के किनारे दोस्तों बौद्ध धर्म में कुछ अवशेष मिले थे दोस्तों। वहीं पर छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। ठीक है, याद रखिएगा, छिन्नमस्तिका वहीं पर मंदिर है दोस्तों, जो कि झारखंड में बौद्ध धर्म के लिए ब्रजयान शाखा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रजयान शाखा का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए ब्रजयान शाखा का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? इटखोरी। इटखोरी कहाँ पर है? चतरा जिले में। ठीक है, इटखोरी चतरा जिले में है। अब सवाल यह उठता है कि चतरा जिले का स्थापना कब हुआ है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग आगे देखते हैं। इटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल का शिलालेख मिला है। इटखोरी कहाँ पर दोस्तों? चतरा में। इसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों? इसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, जो कि पाल शासक महेंद्र पाल का शिलालेख वहाँ से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाल काल में ही इटखोरी में भद्रकाली का मंदिर निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि भद्रकाली का मंदिर कहाँ पर निर्माण हुआ है दोस्तों? तो चतरा जिले में। कब दोस्तों? तो पूर्व मध्यकालीन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कौन से शासक से संबंधित दोस्तों? तो पाल शासक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन पाल शासक का नाम क्या है दोस्तों? तो महेंद्र पाल, याद रखिएगा, महेंद्र पाल। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महेंद्र पाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों पूर्व मध्यकाल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर मध्यकाल दोस्तों शुरू होता है दोस्तों। जब हम लोग उत्तर मध्यकाल को देखेंगे दोस्तों, उसमें उस उत्तर मध्यकाल को दोस्तों 2 से 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह बहुत लंबा है। चाहेंगे तो हम एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यह दोस्तों बहुत लंबा क्लास भी हो जाएगा और आप लोग बोरिंग भी हो जाइएगा, जिसकी वजह से हमको 2 से 3 क्लास में उत्तर मध्यकाल को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, अच्छे से देखते हुए दोस्तों आप लोग को समझाया जाएगा।
इसके बारे में दोस्तों सबसे पहला शासक होता है दोस्तों बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी दोस्तों यह कौन था? ठीक है दोस्तों, जब हम लोग थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि मध्यकाल दोस्तों माना गया कब से कब तक? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुआ दोस्तों? हर्षवर्धन की मृत्यु हुआ दोस्तों 647 ईस्वी में। ठीक है, इसका मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत का अंतिम, ठीक है दोस्तों, तक माना गया है। तो जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब होता है दोस्तों बताइए? तो यह होता है आपका 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। यह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया जाता है दोस्तों, जो महमूद गौरी का गुलाम होता है दोस्तों। ठीक है, महमूद गौरी का गुलाम होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दोस्तों, उसी का सेनापति होता है कौन? बख्तियार खिलजी। दोस्तों हम लोग भारत से लेकर भारत को रिलेटेड करते हुए, भारत से हम लोग जोड़ते हुए झारखंड देखेंगे, ताकि हम लोग को अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और समझ में आएगा तो बताइए दोस्तों, नहीं भी समझ में आएगा तो ही बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो, ताकि हम अपने अंदर का कमी को सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताए दोस्तों, दिल्ली खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन है दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, जो दोस्तों अगर भारत के इतिहास में देखें तो बख्तियार खिलजी ने ही भारत में दोस्तों, भारत का बिहार जिले में दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बख्तियार खिलजी ही नष्ट किए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, तोड़ फोड़ वहीं पर किए थे, नष्ट किए थे दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में झारखंड से होकर बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण सेन को राजधानी नदिया पर, ठीक है, राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था दोस्तों। राजधानी नदिया कहाँ पर दोस्तों? ये दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल पर पड़ता है, लेकिन दोस्तों संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र से सटा हुआ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, सटा हुआ है। देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यही चीज़ हम पूछेंगे दोस्तों, यही चीज़ पूछेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन होता है बताइए? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन है दोस्तों? तो छज्जू मलिक। ठीक है, याद रखिएगा, छज्जू मलिक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आप लोग अच्छे से याद करते जाइएगा ताकि हम आगे क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को, ठीक है दोस्तों, छज्जू मलिक को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो दोस्तों ये सवाल यह उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था दोस्तों? छज्जू मलिक। यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, छज्जू मलिक। ठीक है, छज्जू मलिक सेनापति कब भेजा दोस्तों? 1310 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1310 ईस्वी में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी जो वंश था दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है बताइए? तो खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे? कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था। ठीक है दोस्तों, यह सवाल उठेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति इससे पहले कौन था दोस्तों? इससे पहले था छज्जू मलिक। ठीक है दोस्तों, छज्जू मलिक था। उसके बाद दूसरा सेनापति जो होता है दोस्तों, यह होता है आपका मलिक काफूर, जो दक्षिण भारत को विजय के लिए झारखंड से होकर गुजरा था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सवाल, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी सेनापति है। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति का नाम क्या है दोस्तों? मलिक बया। ठीक है दोस्तों, सेनापति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, VVI क्वेश्चन है सेनापति। देखिए दोस्तों स्टार मार्क भी लगा हुआ आपका, तो आप याद रहिएगा हर शासक का सेनापति का नाम क्या है। ठीक है, मलिक बया किसका सेनापति है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या है? तो छज्जू मलिक। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम क्या है? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था दोस्तों, थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाय चांपा तक पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, चाय चांपा क्षेत्र जो था दोस्तों, यह एक राजधानी भी माना गया उस समय के काल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मलिक बया इस क्षेत्र पर पहुंचा था दोस्तों, इस क्षेत्र तक पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
लेकिन देखिए दोस्तों, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि जो दोस्तों यहाँ पर मलिक भैया थे, हजारीबाग क्षेत्र के चाय चंपा क्षेत्र पर पहुँचे थे, लेकिन संथाली स्रोत दोस्तों, संथाली द्वारा यह कहा गया है कि इब्राहिम अली, ठीक है दोस्तों, इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ, संथाली स्रोत के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार किया गया था। दोस्तों जब चाय चांपा क्षेत्र पर कौन पहुंचे थे? मलिक भैया पहुंचे थे दोस्तों, ठीक है। तो संथाली स्रोत के अनुसार ही बताया गया है कि इब्राहिम अली पहुंचा था, क्योंकि इब्राहिम अली बीघा के किला पर अधिकार किया था, इसीलिए संथाली स्रोत के अनुसार दोस्तों तो इब्राहिम अली पहुंचा था चाय चांपा क्षेत्र पर, ठीक है दोस्तों। अधिकार के बाद लोग अपने सरदार के साथ भाग गए थे। जब जो चाय चांपा के क्षेत्र के लोग थे दोस्तों, वहाँ के जो सरदार था उसके साथ में भाग गए थे दोस्तों, ठीक है, जब इब्राहिम अली बीघा के किला पर अधिकार कर रहे थे उस समय की बात है, ठीक है दोस्तों। मलिक भैया, ठीक है दोस्तों, मलिक भैया ने हजारीबाग के चाय चांपा किले को जीतकर फतेह खान के हवाले कर दिया था, ठीक है दोस्तों। फतेह खान दोस्तों वहीं के हजारीबाग चाय चांपा क्षेत्र के ही व्यक्ति थे दोस्तों, जो सरदारों को विरुद्ध आते थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, सरदारों के विरुद्ध आते थे, जो मलिक भैया का वहाँ पर मदद की थी दोस्तों। इसी वजह से फतेह खां को हवाले कर दिया गया था चाय चांपा किला को, और वहाँ से सरदार लोग भाग भी गए थे, ठीक है, और वहाँ के लोग भी भाग गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सतगावा का शासक छजुद्दीन आजमुल को नियुक्त किया था दोस्तों। सतगावा कहाँ पर दोस्तों? सतगावा आपको पड़ता है कोडरमा, ठीक है, याद रखिएगा, कोडरमा जिला में कहाँ पड़ता है दोस्तों? सतगावा पड़ता है। तो वहाँ का शासक नियुक्त किसे किया है दोस्तों? यह दोस्तों छज्जू मलिक को, यह दोस्तों बताइए, छजुद्दीन आजमुल को नियुक्त किया, छजुद्दीन आजमुल को नियुक्त किया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। तुगलक के समकालीन नागवंशी राजा हरिकन था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड में तुगलक के शासनकाल में दोस्तों कौन था शासक था दोस्तों? यह हरिकर्ण था, नागवंशी राजा तुगलक के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक, ठीक है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों, विजय प्राप्त किया। सब अब यह सवाल उठता है दोस्तों कि सतगावा पर किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो छजुद्दीन आजमुल को, ठीक है, छजुद्दीन आजमुल को नियुक्त किया गया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शमसुद्दीन को पराजित कर, ठीक है दोस्तों, हजारीबाग पर अधिकार किया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए लोधी वंश दोस्तों, लोधी वंश के समकालीन छोटा नागपुर पर नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, ठीक है दोस्तों, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण के समकालीन था दोस्तों, जो किसके समकालीन दोस्तों? लोधी वंश, ठीक है दोस्तों। लोधी वंश के संस्थापक कौन दोस्तों? तो बहलोल लोधी, याद रखिएगा, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हैं, जिसके शासनकाल में प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग झारखंड के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, आगे हम लोग देखेंगे कि कर्ण का उपाधि धारण करने वाले सबसे पहला शासक थे, कौन सा शासक थे दोस्तों? तो दोस्तों भीमकर्ण शासक थे, ठीक है, भीमकर्ण शासक थे, पहला शासक थे भीमकर्ण, जो कर्ण का उपाधि लेने वाले शासक थे, ठीक है। आगे देखते हैं लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के शासक गजपति वंश का समान झारखंड, मतलब सामना झारखंड को करना पड़ा दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा के शासक कौन था दोस्तों? गजपति, ठीक है दोस्तों, जिसका सामना झारखंड करना पड़ा था लोधी वंश के समकालीन, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या बताया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्या बताया गया है? सिकंदर लोधी
के भाई से, सिकंदर लोदी के भाई से जुनेदपुर, ठीक है दोस्तों, जुनेदपुर के शासक हुसैन शाह ने 1494 ईस्वी में झारखंड के साहिबगंज जिले में शरण लिया था। दोस्तों सवाल यह उठता है कि 1494 का शासक कौन था दोस्तों? हुसैन शाह। कहाँ का शासक था दोस्तों? यह साहिबगंज जिला का शासक था दोस्तों, जो कि सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक कौन? हुसैन शाह 1494 में दोस्तों यह शरण लिए थे, मतलब उनके अधिकार शरण लिए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सर झुका दिए थे सर सिकंदर लोदी के समय में, ठीक है दोस्तों, डर से। ठीक दोस्तों आगे देखते हैं। आदिल शाह द्वितीय, इससे झारखंडी सुल्तान भी बोला जाता है दोस्तों, VVI क्वेश्चन दोस्तों, झारखंडी सुल्तान भी बोला जाता है किसे दोस्तों? आदिल शाह को, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खां द्वितीय दोस्तों, इसको आदिल खां भी बोला जाता है, ठीक है, आदिल खां द्वितीय या आदिल शाह द्वितीय, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी के शासनकाल को अब देखेंगे दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया दोस्तों। शेर शाह सूरी ये दोस्तों 1534 से 37 इधर दोस्तों देखें तो उस समय भारत के इतिहास में दोस्तों हुमायूं का शासन था, ठीक है दोस्तों, ठीक है, हुमायूं का शासन था, ठीक है। उस समय शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच में अनेकों युद्ध लड़ते हैं दोस्तों, जैसे में चौसा का युद्ध का ही दूसरा नाम दोस्तों कन्नौज का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं दोस्तों। हुमायूं शासनकाल दोस्तों होता है आपका 1530 से बीच में 1540 तक होता है दोस्तों, 1540 तक होता है दोस्तों, जो कि हुमायूं हार जाता है और बाद में जम्मू कश्मीर चला जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इस अभियान के दौरान दोस्तों, मतलब इसी अभियान के दौरान झारखंड के तिलियागढ़ को जलाल खां के दौरान नाकाबंदी की गई थी दोस्तों। तिलियागढ़ को नाकाबंदी कौन किया दोस्तों? जलाल खां, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जलाल खां कौन होता है दोस्तों? तो शेर शाह का पुत्र होता है जलाल खां, जो तिलियागढ़ कहाँ दोस्तों? तिलियागढ़ी किला या तिलियागढ़ किला, ठीक है, ये दोस्तों साहिबगंज पड़ता है, साहिबगंज जिला में पड़ता है, ठीक है। तो उस किला को नाकाबंदी करवाया था कौन दोस्तों? जलाल खां के द्वारा। जो शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्के प्रचलित थे दोस्तों। उस समय दोस्तों बता रहे तो आपको देखिए दोस्तों स्टार मार्कर लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो शेर शाह के शासनकाल में दोस्तों शाही सिक्के का प्रचलन था, यहाँ पर झारखंड शाही सिक्के चल रहा था दोस्तों, ठीक है। झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, शेर शाह सूरी को जाता है मुसलमानों का प्रवेश। आगे देखते हैं। शेर शाह के शासनकाल में इसके सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? ख्वास खां। इसका सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? ख्वास खां। तो ख्वास खां ने 1538 दोस्तों 1538 ईस्वी में दरिया खां के साथ मिलकर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दरिया खां के साथ मिलकर चेरो राजा महारत चेरो, ठीक है, चेरो राजा महारत चेरो को पराजित कर श्याम सुंदर हाथी, ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर हाथी को प्राप्त किया। दोस्तों सवाल ये उठता है कि 1538 में चेरो शासक, कौन से चेरो शासक का शासन था दोस्तों? ये दोस्तों महारत चेरो का शासन था, ठीक है। कब? 1538 में। हुमायूं के शासनकाल में दोस्तों किसका दोस्तों? ये दोस्तों महारत चेरो का शासन था झारखंड में, ठीक है, चेरो वंश का। जो दोस्तों दरिया खां और ख्वास खां दोनों मिलकर दोस्तों महारत चेरो को पराजित कर श्याम सुंदर दोस्तों हाथी, यह एक बहुत शक्तिशाली हाथी था दोस्तों, ठीक है, शक्तिशाली हाथी था दोस्तों, जो कि यह हाथी अपने आप को इतना शक्तिशाली वो मानता दोस्तों, और वो इतना शक्तिशाली था दोस्तों कि दोस्तों श्याम सुंदर हाथी उजला हाथी था दोस्तों, ठीक है। यह इतना शक्तिशाली था कि अकेले जब ये गुस्सा जाता था दोस्तों, यह गुस्सा जब जाता था तो किसी को वह नहीं पहचानता दोस्तों, किसी को नहीं पहचानता, सबको खन देता था दोस्तों। और यह इतना शक्तिशाली हाथी था दोस्तों, जिसको प्राप्त करने के लिए ख्वास खां और दरिया खां दोनों मिल करके महाराज चेरो को हराएं दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखिए मुग़ल शासक हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित कर रोहतास से बीरभूम तक अपना साम्राज्य को दोस्तों देखिए बीरभूम तक अपना साम्राज्य को बढ़ाया और लगभग 35 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शेर शाह सूरी के वंशज अधिकार किए।
दोस्तों हुमायूं दोस्तों 1539 में चौसक युद्ध और 1540 में दोस्तों 1540 में बेलग्राम के युद्ध के बाद बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं पूरी तरह से हार जाता है। उसके बाद शेर शाह सूरी के यहाँ पर शासन चलने लगता है दोस्तों, ठीक है। और वहीं से 1540 से लेकर के 1555 तक शेर शाह का शासन था दोस्तों, लेकिन झारखंड में 35 वर्षों तक चला दोस्तों, ठीक है, 35 वर्षों तक, ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में देखें दोस्तों, मुगल वंश में देखें हम लोग दोस्तों, तो वहाँ पर 15 साल तक चला था, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं हुमायूं का। दोस्तों हुमायूं का कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हुमायूं अपना शासन काल के दौरान झारखंड में भुरकुंडा तक आ पहुंचा था। भुरकुंडा कहाँ पर दोस्तों? वर्तमान में रामगढ़ जिला में, ठीक है, वर्तमान में रामगढ़ जिला। दोस्तों रामगढ़ जिला का स्थापना कब हुआ है? कमेंट कीजिए आप लोग, कब हुआ बताइए, कब हुआ है दोस्तों? रामगढ़ जिले का स्थापना हुआ दोस्तों 12 सितंबर 2007 को, ठीक है, याद रखिएगा। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिले का स्थापना हुआ है, जो कि भुरकुंडा में आकर के अपना शासन किए थे दोस्तों, ठीक है, पहुँचे थे। भुरकुंडा में दोस्तों एक गिलास फैक्ट्री भी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिलास फैक्ट्री, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों? और आगे का दोस्तों हम लोग ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग उत्तर मध्यकाल का कंटिन्यू आगे क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। हुमायूं तक देखें, उससे आगे हम लोग इस क्लास को रिलेटेड करते हुए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद।